दिनांक 3 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 पार्ट 1 गुरुत्वाकर्षण। पिछले वीडियो में इस चैप्टर के स्वाध्याय की चर्चा हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हमने किया था और इसके आगे का प्रश्न अब हमें शुरू करना है। इसके आगे के जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल टाइप है, यानी संख्यात्मक सवाल हैं बहुत ज़्यादातर। तो इसमें आइए शुरू करते हैं सेकंड का ई वाला सवाल। ये एक पत्थर यू वेग से ऊपर फेंके जाने पर वो एच ऊंचाई तक पहुंचता है, तो सिद्ध कीजिए कि उसे ऊपर जाने में कितना समय लगता है। जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है। तो आइए शुरू करते हैं ये सवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्मूले बताए थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फार्मूला, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है, ना केवल इस सवाल के लिए बल्कि आने वाले कई सवालों में ये फार्मूले लगेंगे। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थोड़ी सी फ़नी ट्रिक है, आपको हंसी आएगी लेकिन याद रखने के लिए आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। मैंने कुछ इस तरह से बताया था, विवेक सर अम्ब्रेला लेकर के गए और अटक गए। अटक यानी AT से अटक। विवेक सर अम्ब्रेला लेकर गए और अटक गए। सब लोग ऊंट पर बैठकर गए, आधे घंटे तक अटक गए तो स्क्वायर गार्डन चले गए। फिर विवेक सर भी स्क्वायर गार्डन चले गए, अम्ब्रेला लेकर स्क्वायर गार्डन चले गए और वहाँ पर दोनों ने ऐस किया। विवेक सर और उनके स्टूडेंट्स ने, यानी इन दोनों ने ऐस किया। ऐस मतलब ASS। तो ये एक स्टोरी की तरह भी आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको ये फार्मूले बड़े आसानी से ध्यान में रहेंगे। अब यहाँ V U A T ये सब क्या है, इसकी चर्चा मैंने किया था। वो गति ऊपर और नीचे होती है तो हम लोग A को G लिखते हैं। ऊपर जाते समय G माइनस में होता है, नीचे आते समय G प्लस में होता है। ये सब चर्चा मैंने किया था। V यानी अंतिम वेग, U यानी प्रारंभिक वेग, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग तो उसमें अधिकतम रहता है, लेकिन जो अंतिम वेग है वो शून्य हो जाता है। और जब वो वही वस्तु ऊपर से नीचे गिरने लगती है तो उसमें प्रारंभिक वेग यानी कि स्मॉल u शून्य होता है और जो अंतिम वेग है वो नीचे आने तक अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड का ई वाला प्रश्न कि u वेग से ऊपर फेंका गया है और h ऊंचाई तक जा रहा है, तो सिद्ध करना है कि ऊपर जाने में जितना समय लगेगा नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग यहाँ पर u है जब उसे ऊपर फेंका जा रहा है। यहाँ पर ऊपर जाते समय प्रारंभिक वेग u है और जो तय की गई जो ऊंचाई है वो यहाँ पर h दिया गया है। v तो यहाँ 0 होगा क्योंकि ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेग कम होता जाएगा और अंत में उसका वेग शून्य हो जाएगा, तो v यहाँ पर 0 होगा। हमें सिद्ध करना है कि ऊपर जाने में जितना समय लगता है नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो अगर ऊपर जाने में लगने वाला समय t1 है और नीचे आने में लगने वाला समय t2 है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समय बराबर होगा। तो ये हो गया साध्य में सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना है कि t1 और t2 बराबर है। तो आइए शुरू करते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले ऊपर जाते समय का हम निकाल लेते हैं। ऊपर जाते समय देखिए यहाँ पर S भी है, U भी है, V है और T है। अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो एक ही फार्मूला है उसके लिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिर्फ इसी फार्मूले में ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जिसकी चर्चा सवाल में की गई है। क्योंकि फर्स्ट वाले फार्मूले में देखिए आपको
टी तो मिल जाएगा लेकिन एस नहीं मिलेगा। और ये थर्ड वाले फार्मूले में देखिए एस तो मिल जाएगा लेकिन टी नहीं मिलेगा। तो ये फार्मूला है जिसमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो सवाल में चर्चा की गई है। तो इसी फार्मूले से शुरू करते हैं। ये S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट फार्मूला है उसकी तरफ यदि देखें तो एक नया एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ये AT को यदि लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, u बराबर v माइनस AT हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम वही करेंगे। ये जो u है वहाँ पर हम लोग इसे v माइनस AT लिख देंगे। इस समीकरण से मैं कर रहा हूँ। AT को मैं लेफ़्ट में शिफ्ट करूँ तो v माइनस AT बराबर u हो जाएगा। तो यहाँ पर u की जगह पे मैंने v माइनस AT लिख दिया। t एज इट इज़ लिखना है प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जाते समय जो अंतिम वेग है वो शून्य होता है, यहाँ पे v ज़ीरो हो जाएगा। तो s बराबर v ज़ीरो हो गया तो ये माइनस AT इंटू टी क्या हो जाएगा, माइनस AT स्क्वायर और ये प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 180 स्क्वायर है और ये हाफ AT स्क्वायर है। 1 में से हाफ को 1 में से आधा निकाल दें यदि तो भी आधा ही बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, हाफ AT स्क्वायर। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, ये 1 जो है आधे से बड़ा होता है तो 1 का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अच्छा यहाँ s का भी मान हमें डालना है। s यहाँ पर h है, तय की गई दूरी कितनी है, h है। तो हमको यहाँ s के जगह पे h लिखना है, h बराबर। अब ये ऊपर जाते समय मैंने कहा था कि a को हम लोग g लिखते हैं और चूंकि ऊपर जा रहा है तो इसलिए माइनस g लिखना होगा। ऊपर जाते समय a को माइनस g लिखा जाता है, नीचे आते समय a को प्लस g लिखा जाता है। और चूंकि ये ऊपर जाते हुए का समय हमने t1 माना है तो यहाँ जहाँ t है वहाँ हम लोग को t1 लिखना पड़ेगा। t1 और यहाँ पर भी है t1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा हाफ g t1 स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1 ऊपर जाते समय का, ये हमें एक्सप्रेशन मिला है। अब हम नीचे आते वक्त के लिए देख लेते हैं, नीचे आते वक्त क्या होगा। नीचे आते समय क्या होता है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर के वहाँ पर उसका वेग ज़ीरो हो जाता है। यानी अब आरंभिक वेग यहाँ ज़ीरो हो गया, जबकि अंतिम वेग जो होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। कितना होगा मालूम नहीं, तो v लिख देते हैं, अंतिम वेग v, क्योंकि अंतिम वेग को v से ही दर्शाया जाता है। समय जो लग रहा है वो हमने ऑलरेडी t2 यहाँ पर माना हुआ है। और ऊंचाई तो वही होगी, पहले जितना ऊपर गया था आप उतना ही नीचे आते समय भी उतनी ही दूरी तय करेगा, इसलिए s की वैल्यू तो h रहने वाली है। सेम वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर s की वैल्यू तो वही है जो ऊपर जाते समय थी, वो है h। अब प्रारंभिक वेग यहाँ ज़ीरो है तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी, तो पूरा ज़ीरो ही हो गया, प्लस हाफ। अब ये नीचे आ रहा है तो a के जगह पे प्लस g ही लिखना पड़ेगा, g प्लस g यानी कि g। और ये समय हमने t2 माना है तो t की जगह पे हो जाएगा t2 स्क्वायर। तो h बराबर हाफ g t2 स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। अब एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। 1 में हमें क्या मिला था, h बराबर हाफ g t1 स्क्वायर, और 2 में हमें क्या मिला, h बराबर हाफ g t2 स्क्वायर। तो दोनों में देखिए h दोनों में कॉमन है, लेफ़्ट साइड में h है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं हाफ g t1 स्क्वायर।
हमें 1 में क्या मिला था, हाफ जी एच बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर मिला था, और 2 में हमें क्या मिला, एच बराबर हाफ जी T2 स्क्वायर मिला। दोनों की वैल्यू एच के बराबर है। 1 में ये एच के बराबर था, 2 में ये वाला एच के बराबर है, दोनों एच के बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर ही हो गए। यहाँ हाफ हाफ कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा T1 स्क्वायर बराबर T2 स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो मिल जाएगा T1 बराबर T2। कैसे मिला ये, वर्गमूल लेने पर मिला। ये हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल लेने पर। तो T1 यानी ऊपर जाने में लगा हुआ समय, T2 यानी कि नीचे जाने में लगा हुआ समय। तो इससे सिद्ध होता है कि ऊपर जाने में लगा हुआ समय बराबर है नीचे आने में लगा हुआ समय। तो हमें लास्ट में आपको ऐसा लिखना चाहिए, अतः ऊपर जाने में लगने वाला समय यह नीचे आने में लगने वाले समय के बराबर है। तो आइए अब बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल की तरफ। अब ये न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, ये इसकी चर्चा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए इसमें मैं बोल देता हूँ और आप लोग लिख लेंगे। यदि जी का मान अचानक दोगुना हो जाए तो एक भारी पिंड को जमीन पर से खींच कर ले जाना दोगुना कठिन क्यों हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि पिंड को जमीन पर से खींच कर ले जाते समय हमें घर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो घर्षण बल है यह पिंड के भार के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पिंड का भार जी पर निर्भर करता है, अतः जी का मान दोगुना होने पर उसका भार भी दोगुना हो जाएगा, और भार के दोगुना होने पर जो घर्षण बल है वो भी दोगुना हो जाएगा, और इस कारण से घर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करने के लिए हमें दोगुना बल लगाना पड़ेगा। इसलिए यदि जी का मान अचानक दोगुना हो जाए तो उस पिंड को जमीन पर से खींच कर ले जाने के लिए दोगुना बल लगेगा, और इसलिए यह कार्य दोगुना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इस संबंधी स्पष्टीकरण लिखिए। तो तीसरे सवाल पर चलते हैं। आइए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम एक आकृति बना लेते हैं। ये समझ जाइए हमारी पृथ्वी है, इसके पृथ्वी के पृष्ठभाग पर मान लीजिए कोई पिंड है, और यहाँ पर इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी है, पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण जी है। अब ये जो पिंड है ये पृथ्वी के केंद्र की दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में बढ़ रहा है, केंद्र की दिशा में बढ़ रहा है। मान लीजिए केंद्र O है। अब ये OP जो है पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, तो OP पृथ्वी की त्रिज्या है, इसे हम कैपिटल R मान लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। अब केंद्र की तरफ बढ़ते समय मान लीजिए वो बिंदु R तक पहुंचा है, R गहराई तक पहुंचा है। P से R तक की दूरी समझ जाइए D मान लेते हैं, इतना डिस्टेंस तक वो भी पहुंचा है। अभी केंद्र की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन समझ जाइए कि अभी वो R तक ही पहुंचा है। अब जी की वैल्यू चेंज होते जाएगी, जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ेंगे जी चेंज होता जाएगा। अब R पे हम लोग मान लेते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है
वो G1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर पृथ्वी का जो सरफेस है वो इतना रह जाएगा। पृथ्वी का सरफेस कह लीजिए, या फिर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो रेंज है वो इस रेंज तक ही, इतनी त्रिज्या तक ही प्रभावित रहेगा। तो ये एक पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है। इस आकृति को ध्यान से समझिए तो ही आपको एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी। तो ये हमने R माना है, R पॉइंट पे P से R की दूरी D है। तो अब देखिए हमें सिर्फ G का एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, साध्य। हमें सिर्फ ये सिद्ध करना है कि पृथ्वी के केंद्र पर G बराबर 0 होता है, ये सिद्ध करना है। अब उपपत्ति देखते हैं ध्यान से। G का फार्मूला क्या है, G बराबर G M अपॉन R स्क्वायर। तो ये पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर समझ जाइए, पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ m है और उसकी त्रिज्या यहाँ पर r है। अब यदि ये पॉइंट r पर पिंड पहुँचता है, बिंदु r पर G का मान, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये कहाँ पर लिखा है, बिंदु, जब पिंड जो है बिंदु P पर है, बिंदु P पर G का मान है वो हमने लिखा है बिंदु P के लिए। अब हम लिख रहे हैं बिंदु R पर क्या होगा। बिंदु R पर मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान G1 है। कैपिटल G तो स्थिर होता है इसलिए वो G ही रहेगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं, यहाँ पर बदल गया तो M1, और ये जो R है, R यहाँ पर, तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या देखिए छोटी हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई, ये OP जो है R था, कैपिटल R था, और ये जो दूरी है D है, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस D हो जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल d होल स्क्वायर। ये 2 मिल गया आपको। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, समीकरण है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम लोग डिवाइड करते थे, भाग दे देते हैं। तो कैसे मिलेगा भाग, यदि हम करें तो G अपॉन G1 बराबर, फर्स्ट में क्या था, GM अपॉन R स्क्वायर था, भागे सेकेंड में क्या था, GM1 अपॉन R माइनस D का होल स्क्वायर। G अपॉन G1 बराबर GM अपॉन R स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि भाग को यदि गुणा कर दिया जाए तो ये उल्टा हो जाता है, R माइनस D का होल स्क्वायर, और ये GM1 हो जाएगा। यहाँ G कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन क्या मिला, G अपॉन G1 बराबर M R माइनस D स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू M1। अब देखिए बच्चों, पिंड जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़ेगा D का मान भी बढ़ता जाएगा। इस आकृति में आप समझिए जरा, जैसे जैसे ये पिंड पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ता जाएगा, ये D का मान देखिए अभी इतना ही है D, ये D धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही पिंड O पे पहुंचेगा तो ये जो D है, ये D जो है, और D पूरा इसके बराबर हो जाएगा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। केंद्र पर पहुंचते ही D का मान R के मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा D पूरी त्रिज्या बन जाएगी पृथ्वी की। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, पृथ्वी के
केंद्र पर d बराबर कैपिटल R हो जाएगा, यानी जो गहराई है पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। d r के बराबर होने पर क्या हो जाएगा, d जब r के बराबर हो जाएगा तो r माइनस आर जीरो हो जाएगा, और जीरो गुणे m करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा, और जीरो जीरो में किसी से भी भाग देते हैं तो ये पूरा राइट साइड जीरो हो जाएगा। तो d बराबर r यदि हो गया तो क्या हो जाएगा, g बटे g1 बराबर 0 हो जाएगा, और g बराबर तिर्यक गुणा यदि करें तो 0 इंटू जी1, इसलिए g बराबर 0। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर g बराबर 0 होता है। तो ये सिद्ध हो गया तीसरा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या है, सिद्ध करो कि एक तारे से r अंतर पर स्थित ग्रह का परिभ्रमण काल t है। यदि वही ग्रह 2r अंतर पर हो तो उसका परिभ्रमण काल √8t होगा। तो देखिए, एक तारे से r अंतर पर स्थित ग्रह है, एक तारा है और एक ग्रह है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। एक तारे से r के अंतर पर एक ग्रह है, तब परिभ्रमण काल कितना है। परिभ्रमण काल मतलब इस तारे के पूरी परिक्रमा, पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। तब यहाँ परिभ्रमण काल t हो रहा है, परिभ्रमण काल जो है वो t है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यदि ये तारे से और ये ग्रह, तारे और ग्रह के बीच की जो दूरी है वो पहले r थी, लेकिन अब ये दूरी 2r हो जाए। ये दूरी 2r यदि हो जाए तो ये जो परिभ्रमण काल है ये करने में 8t इतना होगा। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं कि तो ये दिया है कि जब दूरी तारे और ग्रह की दूरी r थी तब परिभ्रमण काल t है। ये भी हमें दिया है कि अब तारे और ग्रह के बीच की दूरी 2r है। अब हमें सिद्ध करना है कि जब ये दूरी 2r हो तो परिभ्रमण काल √8t के बराबर होता है। तो शुरू करते हैं उपपत्ति। यहाँ पर केपलर का नियम काम आएगा। केपलर का नियम क्या था, देखिए, परिभ्रमण काल का वर्ग और जो औसत दूरी है ग्रह और तारे के बीच में, उसके घन का अनुपात हमेशा अचर होता है k। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि t² बराबर k/3। तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है जब दूरी r है और परिभ्रमण काल t है। तो ये फर्स्ट केस के लिए है। अब सेकंड केस के लिए क्या है, जब ग्रह और तारे की दूरी 2r हो तो क्या होगा। तो देखिए, परिभ्रमण काल तो हमें पता नहीं है, सिद्ध करना है तो t² तो हम वैसे ही लिख देंगे, k वैसे ही रहेगा। अब दूरी 2r हो गई है तो r के जगह पे 2r हो जाएगा, और ये क्यूब वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये t² बराबर k
2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये आर क्यूब हो जाएगा। अब ये सेकंड परिभ्रमण काल है तो इसे मैं T2 मान लेता हूँ। ये हो गया आपका नंबर 2। अब 1 और 2 को भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में देखिए टी स्क्वायर है, भागे ये आपका T2 स्क्वायर है, ये के आर क्यूब है 1 में, और 2 में क्या है, ये 2 में देखिए क्या है, के 8 आर क्यूब है ये। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर बराबर, ऊपर तो पूरा कट चुका है तो 1 आ गया, नीचे 8। अब यदि तिर्यक गुणा करें, या पहले वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल लेने पर तो टी स्क्वायर का वर्गमूल टी, T2 स्क्वायर का वर्गमूल T2, 1 का वर्गमूल 8 और 8 का वर्गमूल तो करनी में 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, t बराबर √8 T2 हो जाएगा। सॉरी, तिर्यक गुणा यदि करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू T2 करेंगे तो T2 और ये √8 इंटू टी तो ये हो गया √8T। यानी कि जब ग्रह और तारे के बीच की दूरी 2r थी तब परिभ्रमण काल √8T के बराबर होगा। ये सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हुआ। थर्ड, अब आते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल क्या है, यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो फिर से वही सवाल जो मैंने आपको बताया था, 3 गति संबंधी जो समीकरण मैंने बताए थे, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v = u² + 2as। तो उसी टाइप का सवाल है। देखिए कि यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में, 5 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये आपका s हो गया, 5 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है, समय लग रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड का समय लग रहा है ऊपर से नीचे आने में। तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण, अब ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए हम a को g लिखेंगे, कितना होगा हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो याद रखना ऊपर से नीचे आते समय g प्लस में होता है, तो यहाँ s t और g यूज हो रहा है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, s = ut + ½ gt स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। s यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। ऊपर से नीचे जब कोई भी पिंड आता है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, 0 × t + ½ g का मान हमें ज्ञात करना है। t यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है तो d टाइम 5 आ गया, तो ये हो जाएगा 5 = 0 × t तो 0 ही होगा, प्लस यहाँ पर ये ½ ये 5g/2 हो जाएगा, 5g × 1 करेंगे तो 5g/2, तो ये हो गया 5g/2। 5 = 0 तो हम लिखते नहीं है, तो ये 5 = 5g/2, तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5g = 10, 5 2 = 10, 5 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 10/5 और g का मान 5 दूनी 10, 2 आ गया।
यहाँ पर एक सुधार की ज़रूरत है। टी स्क्वायर था तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर हम करना भूल गए थे, तो ये 5 स्क्वायर था, तो 5 स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का वर्ग 25, तो 25g/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 25g/2, तो 25g/2 और ये 25g 25, 10 में यदि हम 25 से भाग दे दें, 10 में 25 से भाग, तो 25 0 0, 10 में से 0 गया 10, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इसके बाद जो 0 है वो नीचे आ जाएगा, 25 चौक 100, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी का मान 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिल गया 0.4 मीटर स्क्वायर, और ये देखिए आंसर भी यहाँ पर उतना ही दिया हुआ है। .4 मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ग्रह का की त्रिज्या या खा की त्रिज्या की आधी है, का द्रव्यमान m है। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है, तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा। पहले जो जानकारी दी है वो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या दिया है, क ग्रह की त्रिज्या, त्रिज्या किसकी, क ग्रह की, क ग्रह की त्रिज्या या ख ग्रह की जो त्रिज्या है उसकी आधी है, आधी यानी बटे 2। का द्रव्यमान, का ग्रह का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है, ख ग्रह पर जो g का मान है वो ख ग्रह पर g का जो मान है वो क ग्रह पर g के मान का आधा है। क ग्रह पे जो g का मान है उसका आधा है, तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा, ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल आप शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, क ग्रह की त्रिज्या ख ग्रह की त्रिज्या की आधी है, क ग्रह का द्रव्यमान m है, ख ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण का आधा है, तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इन दोनों को हम भाग दे देते हैं। नंबर 2 और नंबर 1 को यदि हम भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए जी ख को भाग दे रहे हैं जी का से। अब जी ख हमने कितना दिया हुआ है, जी का मान हम लोग जानते हैं कि जी का एक फार्मूला था, G = Gm/r²। तो हम जब जी ख लिख रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, Gm, किसका m, ख का m, ख का द्रव्यमान, और बटे ये r, किसका, ख का हम पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा ख के r का स्क्वायर, बटे है, बटे को हम लोग भाग भी लिख सकते हैं। अब का की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ जी यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब का के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जी एम का द्रव्यमान है, आर अब का के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आर किसका रहेगा, क का रहेगा। देखिए जी ख भागे जी का, तो इस फार्मूले के हिसाब से सिर्फ एम एक बार खा के लिए लिख दिया, एक बार का के लिए लिख दिया, भाग दे दिया, ये हो गया जी ख बटे जी क बराबर। अब आप जानते हैं जब भाग के गुणा करते हैं भाग को तो ये उल्टा हो जाता है,
गुणात्मक प्रतिलोम जिसे कहते हैं। गुणा करने पे ये उल्टा हो जाएगा, r का स्क्वायर ये ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, m g खा बटे g का बराबर। अब यहाँ पर देखिए और भी मान हम लोग लिख लेते हैं। जैसे m खा के बारे में क्या दिया था, m खा का मान हमें ज्ञात करना है, तो m खा का मान ज्ञात करना है तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। r खा के बारे में क्या जानकारी दी गई थी, तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो जानकारी है इसमें r खा जो है तिर्यक गुणा करें तो r खा बराबर 2r का हो जाएगा, 2r का। r खा को हम 2r का लिख सकते हैं, तो r खा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये जी m खा वैसे ही रहने दे रहे हैं, r खा के जगह पे हम 2r का लिख देते हैं और ये स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा इनटू। r का के बारे में क्या जानकारी है, आर का को हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसको आर का में बदला है, तो इस आर का को वैसे ही रहते हैं क्योंकि फिर कैंसिल करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आर का स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा, जी ये वैसे ही रहेगा। एम का के बारे में जानकारी क्या दी गई थी, देखिए पीछे ये जो एम का है ये कैपिटल एम के बराबर है, तो एम का को हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल एम लिख देंगे। ये जो एम का है इस एम का के जगह पे हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा जी ख बटे जी क बराबर जी एम ख बटे 4r का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर किया तो 4, r का स्क्वायर किया तो ये हो गया r का स्क्वायर इनटू ये r का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, g वैसे ही रहेगा, m वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये r का स्क्वायर और r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, g ख और यहाँ पर एक हमें ये भी जी क को भी हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए जी का यहाँ सेकंड के जानकारी के अनुसार जी का को हम 2 इंटू जी खा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जी का को ये जो जी का है यहाँ पर हम 2 जी खा लिख सकते हैं, इसको 2 जी खा यदि लिखते हैं तो ये जी खा भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा 1/2 बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ m खा और नीचे क्या बच गया, m बच गया। तो अब यदि तिर्यक गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये m/2 बराबर m खा, यानी जो ख ग्रह है उसका द्रव्यमान क ग्रह के द्रव्यमान का आधा होगा। ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा, ख ग्रह का द्रव्यमान क ग्रह के द्रव्यमान का आधा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एक गलती हो रही है, 4 हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो ये 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। 4 यदि आ जाता है तो ये 4m/2 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, तो यहाँ पर m खा 2m हो गया। इसका m किसका, m का द्रव्यमान दिया गया है, क ग्रह का द्रव्यमान m है, मतलब ख ग्रह का जो द्रव्यमान है वो क ग्रह के द्रव्यमान का 2 गुना हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया कि ये m खा बराबर 2m आ गया है।
तो m का बराबर 2m, ये जो है आंसर है। और देखिए यहाँ पर उत्तर में भी 2m यहाँ पर दिया हुआ है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ई, एक पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी पर भार क्रमशः 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। यदि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी से एक षष्ठांश हो, एक षष्ठांश मतलब 1/6 हो, तो उस पिंड का द्रव्यमान और भार चंद्रमा पर कितना होगा। देखिए द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान किसी भी ग्रह पे, पिंड का द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर बदलता नहीं है। चाहे पृथ्वी पर जितना होगा चंद्रमा पर भी उतना ही होगा। तो उस पिंड का द्रव्यमान और भार और पृथ्वी पर भार क्रमशः 5 किलोग्राम और 49। तो द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। जी का मान बदलने के कारण भार का मान अवश्य बदल जाएगा। पृथ्वी पर भार 49 न्यूटन है। देखो पिंड पर पृथ्वी का भार कितना है। पिंड का पृथ्वी पर भार 49 न्यूटन है। पिंड का पृथ्वी पर भार 49 न्यूटन है। अब पिंड का चंद्रमा पर भार जो होता है, अब जी का मान 1/6 टाइम्स होता है, एक षष्ठांश लिखा हुआ है, इसलिए पिंड पर चंद्रमा का जो भार होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 यानी डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। और 49 को यदि 6 से भाग दें तो आंसर आएगा 8.17 न्यूटन, यानी इस पिंड का चंद्रमा पर भार 8.17 होगा। और द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान स्थिर राशि है, इसलिए चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान बराबर होगा पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान। और पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम था, तो चंद्रमा पर भी वह 5 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान एक स्थिर राशि है। सॉरी। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ई पर चलते हैं। ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है। तो ऊंचाई यहाँ एस 500 मीटर तक जा रहा है। जब भी पिंड ऊपर जब फेंका गया नीचे आ रहा है, तो वही 3 फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे वही लगते हैं। 500 मीटर तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग u होता है, वो हमें ज्ञात करना है। उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा। पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में, मतलब हमें यहाँ पर डबल टी का डबल करना पड़ेगा। ऊपर जाने में जो लगा समय, नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा, यानी टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जी का मान हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² यदि करें तो S यहाँ पर 500 मीटर है। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, टाइम भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जब एक ही फार्मूले में हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी हो तो वह फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते।
तो दूसरा एक एस का और फार्मूला था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए यहाँ पर पिंड ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है पिंड, तो अंतिम वेग जो होता है शून्य होता है, क्योंकि ऊपर जाते समय वेग धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो अंतिम वेग 0 हो जाता है। प्रारंभिक वेग हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ऊपर जाते समय हम लोग ए को माइनस जी लिख देते हैं, और एस यहाँ पर देखिए 500 दिया है, तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ जी का मान भी हमें पता है, सिर्फ यू हमें नहीं मालूम है, तो ये फार्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है। यू स्क्वायर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2, और जी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, जी का मान, तो जी की जगह पे 10 आ गया, ये 500, तो ये यू स्क्वायर माइनस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 1 2 0 कितना है, 1 2 3, 1 2 3 0 है यहाँ पर। तो इसको आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर 10,000। यहाँ पर ये मीटर में दिया था, सारी इकाई यहाँ मीटर में है, तो ये भी हो जाएगी मीटर में। अब हमें यहाँ वर्गमूल लेना है 10,000, क्योंकि ये यू स्क्वायर का मान हमें मिल रहा है, यू स्क्वायर। तो जब वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर, तो ये जो यू स्क्वायर है इसका वर्गमूल हो जाएगा यू। अब देखिए यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 होता है, और यहाँ पर 2 0 है, तो वर्गमूल लेते समय हम 1 0 कर देते हैं। या फिर आप ऐसा भी, ये भी ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, 1 स्क्वायर का वर्गमूल 1, और 4 0 है, तो वर्गमूल लेते समय 0 आधा कर देना है आपको, तो 4 0 का 2 0 हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 0 है तो 2 0 हो गया। तो ये यहाँ पर प्रारंभिक वेग होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो यू का मान मिल गया। अब हमें क्या दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करनी थी? दूसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी थी कुल लगने वाला समय टी ज्ञात करना है। यू हमें मिल चुका है। तो अब आते हैं ये इस वाले फार्मूले पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब लोग ऊँट पर बैठ कर गए, आधे घंटे अटक गए तो स्क्वायर गार्डन चले गए। ये एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको। एस यहाँ पर कुल ऊंचाई 500 है, प्रारंभिक वेग हमें मिल चुका है 100, टी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, टी प्लस हाफ, चलिए हम लोग इसको नीचे आने का, नीचे यदि पिंड आ रहा है तो ए को हम लोग प्लस जी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर एज इट इज़। जी का मान 10 है तो हम 10 डाल सकते हैं, अगले स्टेप में डाल देते हैं। 500 इक्वल टू 100 टी प्लस हाफ, जी का मान 10 टी स्क्वायर, ये 2 5 10 हो जाएगा, तो 500 इज इक्वल टू 100 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। अभी देखिए सारे नंबर 5 से कट रहे हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा, ये 5 से भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको 5 से भाग देंगे 20 टी हो जाएगा, यहाँ भी 5 से भाग दे देते हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम इस तरफ शिफ्ट करें तो एक तरह से वर्ग समीकरण मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 100 बराबर 0। ये एक तरह से वर्ग समीकरण बन गया है। तो अब इसे यदि हम हल करें, 100 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 20 आना चाहिए, तो 100 का गुणनखंड घटाने पे 20,
इसको हमने यदि ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ये फार्मूला हम कैंसिल करते हैं इस चीज़ को, बल्कि ये जो मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला बताया था v = u + at, इस फार्मूले से इसे हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये यदि हम मानते हैं तो v का मान 0, क्योंकि ऊपर जाते समय अंतिम वेग 0 होता है। u हमने अभी ऊपर निकाला, u का मान 100 है, तो u के जगह पे 100 आ गया। ऊपर जाते समय हम लोग a को -g लिखते हैं। t हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो t वैसे ही रहेगा। 0 = 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, और g का मान यहाँ पर दिया गया है, हमें g का मान यहाँ 10 दिया गया है, तो g की जगह पे हम लोग 10t लिख सकते हैं। अब ये -10t लेफ़्ट साइड में लेंगे तो +10t हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 10t = 100। 10 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो 10 हो गया, और ये t से 10 आ गया, 10। तो ये तो सिर्फ ये जो समय है ये सिर्फ ऊपर जाने में लगा हुआ समय है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल कुल समय कितना लगा है। तो 10 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, और ऐसे 10 सेकेंड नीचे आने में भी लगा होगा, तो कुल समय जो लगा होगा इसका 2 गुना लगा होगा, तो 2 × 10 यानी कि 20 सेकेंड आंसर आएगा इसका। देखिए यहाँ आंसर दिया है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड और समय जो कुल लगा है 20 सेकेंड। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है और 1 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचती है, यानी यहाँ पर जो टाइम है वो 1 सेकेंड का लग रहा है। g का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो टेबल की ऊंचाई यानी कि s हमें ज्ञात करना है, और गेंद का ज़मीन पर पहुँचते समय वेग कितना होगा। ज़मीन पर पहुँचते समय यानी कि अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। टेबल ऊपर से नीचे गिर रही है, यहाँ ज्ञात करना है। ऊपर से नीचे की ओर आते समय प्रारंभिक वेग तो हम लोग हमेशा 0 ही मानते हैं, तो हमें यहाँ v ज्ञात करना है। 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, v = u + at। देखते हैं क्या इस फार्मूले में फिट हो सकता है। v हमें ज्ञात करना है, u का मान 0 है, g का मान हमें दिया है और टाइम भी दिया है, यस। तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ हमें अननोन है, एक ही चीज़ का मान नहीं मालूम है v, बाकी सब का मान हमें पता है, तो ये फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो आपको इसी तरह से चेक करना है फार्मूला कि जिस फार्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन हो, बाकी सारी चीज़ें ज्ञात हों, एक ही चीज़ केवल अज्ञात हो, एक ही राशि, तब हमें वो फार्मूला लगाना है। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा v = u + at। v यानी अंतिम वेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, u यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि टेबल से नीचे वो वस्तु गिर रही है, तो नीचे आते समय a को हम लोग +g ही लिखते हैं। टाइम यहाँ पर दिया है 1 सेकेंड लग रहा है, v = 0, g का मान भी सवाल में दिया है 10, तो 10 × 1 हो गया, ये हो गया 10 × 1 10 + 0, तो 10 ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो गेंद का ज़मीन पर पहुँचते समय जो वेग होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। टेबल की ऊंचाई भी अब हमें ज्ञात करनी है, तो देखते हैं कि अगले फार्मूले में सारे मान फिट होते हैं। s = ut + ½ at²। ऊंचाई ज्ञात करना है, नहीं s हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो एक अननोन है यहाँ पर। प्रारंभिक वेग
ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये प्रारंभिक वेग 0 है, टाइम 1 सेकेंड लग रहा है, ये भी हमें पता है, जी का मान भी दिया है, टाइम हमें ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला भी लग रहा है। एक और फार्मूला था कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला इजी होगा वो लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। v यानी कि अंतिम वेग हम ज्ञात कर चुके हैं 10, v हमें पता है, u 0 है, a का तो मान भी दिया है, s हमें ज्ञात करना है। ये फार्मूला ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो इस फार्मूले के बजाय इसको यूज़ करते हैं। चलिए, वैसे ये भी फार्मूला लगाएंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें भी वही खाली एक ही अज्ञात है, बाकी सारे ज्ञात हैं, आंसर दोनों ही फार्मूले से सेम आएगा। तो v यहाँ पर 10 है, 10 स्क्वायर, u यहाँ पर 0 है, 0 स्क्वायर 2। अब वस्तु नीचे आ रही है तो ये प्लस जी ही होगा। s हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, 10 स्क्वायर हो गया 100, 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। 2g का मान यहाँ पर 10 दिया था तो g के जगह पे 10 आ गया, s हमें ज्ञात करना है, तो 100 बराबर 2 धाम में 20 s, 20 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 20 भाग हो जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर 5 मीटर यानी टेबल की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। तो फाइनल आंसर आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि टेबल की ऊंचाई 5 मीटर तथा ज़मीन पर पहुंचते समय गेंद का वेग 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान क्रमशः 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा 7.4 × 10⁻20 किलोग्राम और उनके दोनों के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा, जी का मान यहाँ दिया है। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान यदि कैपिटल M मान लें तो कितना दिया है, 6 × 10⁻24। चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें, वो दिया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। दोनों के बीच की दूरी यानी कि r दिया है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो उन दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल कितना होगा, तो इसका फार्मूला है F = G/m/r²। F बराबर G का मान देखिए सवाल में ही दिया है हमें, G का मान सवाल में दिया है 6.7 × 10⁻11। कैपिटल M यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 और चंद्रमा का द्रव्यमान भी दिया है 7.4 × 10⁻22 डिवाइड बाय r का मान, r यानी यहाँ पर उनकी दूरी दिया है 3.8। अभी r का स्क्वायर है तो 3.84 हमें यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा और r स्क्वायर यानी 10⁵ भी 2 बार आ जाएगा, 10⁵ × 10⁵। अब इसे जब आप हल करेंगे, इसे आपको हल करना है, हल करने पर यहाँ पर आंसर आपको 2 × 10⁻20 न्यूटन आपको प्राप्त होगा। देखिए, आप फार्मूला लिखते हैं और मान डालते हैं तो ये सारे स्टेप्स पे भी मार्क्स होता है। तो यदि एग्ज़ाम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं तो एटलीस्ट आप ये 2 स्टेप तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में टाइम लग सकता है तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और बाद में समय मिलने पर फिर इस बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर पृथ्वी का भार दिया है पृथ्वी का भार कैपिटल M मान ले तो 6 × 10⁻24 और दूरी यहाँ पर दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर।
यदि उन दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल 3.5 इंटू 10⁻25 न्यूटन है तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा। किसी भी एक द्रव्यमान को कैपिटल एम मान लो, दूसरे को स्मॉल एम मान लो। सेम वही फार्मूला लगेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो F का मान आपको पता है, G का मान सवाल में दिया ही होता है, यहाँ पर नहीं दिया है। यदि आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। और कैपिटल M यानी सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात करना है। स्मॉल m हमें सवाल में ही दिया है, 6 इंटू 10⁻24। और r का मान भी यहाँ पर दिया है, तो तिर्यक गुणा करके इसका मान रख के तिर्यक गुणा करके इसका आंसर हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार ये सारे सवाल यहाँ पर हल करने हैं। इतना पार्ट आपको सॉल्व करके भेजना है। यदि कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप उस शेयर करना, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैप्टर तो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।